नमस्कार। ये जाने जाते हैं भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। देश में हो रहे कई भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया है और इसको लेकर कई सारी पीआईएल भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की है। ये अपनी पार्टी अपने बलबूते पर चलाते हैं। एनकाउंटर में आज हमारे साथ है जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, एनकाउंटर में आपका स्वागत है। आप इतनी सारी पीआईएल करते रहते हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके कई सारे दुश्मन बन गए इसी के चलते? दुश्मन तो बनेंगे ही, कुछ नहीं करेंगे तब भी दुश्मन बन सकते हैं। दुनिया में तरह तरह की ईर्ष्या होते हैं, उस कारण से दुश्मनी बनती है। तो उससे हम डरेंगे तो कुछ कर नहीं सकते। अब हमें भगवान पर विश्वास करनी चाहिए। लेकिन आप जो भी केस हाथ में उठाते हैं, चाहे वो 2G का हो या कॉमनवेल्थ का हो या कोयला घोटाले का हो, उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस करके आप ये उठाते हैं। तो आपका कौन इन्फॉर्मेशन देता है आपको? कि मेरा जो भूमिका है वो दूसरे लोगों से भिन्न है। पहले तो हम दिल्ली में पढ़े, मेरे पिताजी सेक्रेटरी थे। मेरे बाद में जब मेरी विवाह हुई तो मेरी फादर इन लॉ ICS में थे। तो एक तो सरकारी ढांचा में हमारी परिचय बहुत है। दूसरा है, हम अमेरिका में पढ़े, मेरे क्लासमेट्स दुनिया भर के उच्च स्तर पर हैं। वो हार्वर्ड से, नेचुरली हार्वर्ड के लोग तो दुनिया में श्रेष्ठ जगहों पाते हैं। और फिर मैं प्रोफेसर था तो मेरे स्टूडेंट्स कई जगहों में हैं। तो मैंने एक जाल बनाई है और उस जाल से हम संपर्क रखते हैं। तो इसीलिए लोगों को जाल देख नहीं सकते तो समझते मैं अकेला कर रहा हूँ। ये अकेला हो ही नहीं सकता। फिर दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं जो वो प्रभावित होते हैं और समझते हैं कि देश सुधरना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। तो इसीलिए मुझे तो जो चाहे मिल जाती है। लेकिन आपके निशाने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही क्यों? गांधी फैमिली ही क्यों? मेरी राय में उनका जो नीयत है वो ख़राब है। देखिए, एक सीधी बात ले लीजिए, साधारण बात। ये आई राजनीति में क्योंकि उनके पति की हत्या हुई। बट पति की हत्या होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को कहा कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। कहा कि किसी को फांसी मिलनी चाहिए तो इन 4 को मिलनी चाहिए, क्योंकि गर्व कर रहे थे कि हमने राजीव गांधी की हत्या की। उनको हत्या नहीं हो, यानी उनको तो मृत्युदंड नहीं होनी चाहिए, उनको आजीवन कारावास की होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने चिट्ठी क्यों लिखी? एक तो ये बात है। दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी को भेज दी नलिनी से भेंट करने के लिए। नलिनी की पढ़ाई के लिए उन्होंने फ़ीस दिलवाई। उसकी बेटी जो है उसको इंग्लैंड में मेडिकल कॉलेज में दिया। फिर गुजरात की सरकार को गिराई क्योंकि राजीव गांधी के हत्यारे या हत्यारों को समर्थन करने वाले करुणानिधि की सरकार में हैं, उनको हटना चाहिए, नहीं तो हम समर्थन वापस लेंगे। और बाद में उन्हीं के साथ इन्होंने अलायंस कर ली। तो एक तो ये है जो। दूसरा है कि उसने सारे अपने जीवन के बारे झूठी बोला है। उसका नाम सोनिया नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट में एंटोनिया है। तो सोनिया कैसे बना ये तो बताना चाहिए। उसका कोई पढ़ाई नहीं है, 5वीं क्लास नहीं पास की, झूठ बोल दिया उसने। शपथ पत्र में कैंडिडेट के कि मेरी एजुकेशन इंग्लैंड में 5 साल मैं थी वहाँ और मैंने इंग्लिश में डिग्री ली। अब ये भी बात आती है कि आप वहाँ पढ़े नहीं हैं, जो बाद में मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड मंगवाने के बाद उन्होंने भी कबूल कर लिया कि वहाँ नहीं थी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा कहकर उसने टाल दिया। लेकिन फिर क्या कर रही थी 5 साल के लिए लंदन, ये भी हमें जानना चाहिए। तो फिर भ्रष्टाचार में उनका हिस्सा है सब में। तो ये परिवार अपने देश की जो संस्कृति है उसके अनुसार चलने वाली नहीं है और इस देश को भ्रष्ट कर रही है। तो इसलिए मैं खिलाफ हूँ। मेरे को जिसमें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। आपका तो बीच में बयान भी आया था कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। नेचुरली ये तो मैं समझूंगा। मैंने यह कहा कि हाथ है, मैंने कहा इनकी हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इतने समर्थन कर रहे हैं उनको, तो ये तो क्रिमिनल लॉ में सीधा है। यहाँ तक कि आप वो जहाँ हत्या हुई है उस जगह में उपस्थित हैं, वही काफ़ी होता है। यहाँ तो आप हत्यारों को मदद कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनको मृत्युदंड नहीं मिलनी चाहिए। अपनी बेटी को भेज देती है
मैं उनको मिलने के लिए, तो ये तो जाए उसमें भी आया, लेकिन उसमें तो कीचड़ उछल रहा है, तो गुजरात सरकार पे भी उछल रहा है। उनके सीएजी में जो रिपोर्ट आई 5,000 करोड़ की भी बात आई। इसके अलावा कई सारे बीजेपी शासित प्रदेशों में भी कोयला घोटाला हुआ है, लेकिन आपने उसको खुले तौर पे उजागर क्यों नहीं किया? देखिए, मैं एक सरकारी नौकर नहीं हूँ, मैं सीबीआई का डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कांग्रेस अपने ऊपर केस नहीं डालेगी, तो इसलिए मैं कांग्रेस के पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। कांग्रेस के पास सत्ता की सारी ताकत है, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सब कुछ है, तो कांग्रेस क्यों नहीं करती है? ये मैं ही क्यों करूं? मैं कांग्रेस का क्यों काम करूं? कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को सफाई देना चाहिए, क्यों नहीं बीजेपी के ऊपर केस डाल रहे हैं? तो ये तो यदि मैं सरकार में होता तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि सब पर केस डालने, पर मैं जब व्यक्तिगत कर रहा हूँ और मेरा समय सीमित है, मेरे साधन सीमित हैं, उस समय मैं कांग्रेस पे कंसंट्रेट इसलिए करूँगा कि क्योंकि वो अपने ऊपर कभी नहीं डालेंगे केस, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं, इसी के कारण जो है आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप पर्टिकुलर कांग्रेस को ही टारगेट करते हैं। नेचुरली मैं और किसको टारगेट करूँगा? मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, मेरे पास उतने साधन भी नहीं है। मुझे सीबीआई के डायरेक्टर बना दो, फिर कल फिर पूछो मुझसे, मैं कर दूँगा। बट मैं सब अपनी मेहनत से, अपने खर्चे से, अपने क्षमता से मैं करूं, तो एक सीमा होती है जो मुझे सबसे आवश्यक है, जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए उसको दूंगा। कांग्रेस को कौन रोक रहा है? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगानी चाहिए, क्यों नहीं आप केस डाल रहे? इसके माने कुछ है नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही आप प्रचार करते हो। करना है तो आपके, या कांग्रेस के एमपीज जैसे मैं केस डाल रहा हूँ वो भी डाल सकते हैं, वो नहीं करते। वो कैसे करेंगे? उन्हीं की पार्टी के खिलाफ? नहीं, मैं उनके पार्टी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बीजेपी के ऊपर कह रहा हूँ। कौन रोक रहा है उनको बीजेपी के ऊपर कोर्ट में? जैसे मैं जाकर करता हूँ वो जाकर नहीं करे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके हाथ भी तो काले हुए हैं कोयला घोटाले। तो यही तो प्रॉब्लम हो गई। तो ये खुद भ्रष्ट हैं, ये दूसरों के ऊपर उंगली उठा नहीं सकते, कोई कोर्ट में उनको ये नहीं देंगे। मेरा वह विश्वसनीयता इसी बात पर है कि मैं एक बात लूँगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं, और ये कितना भी धमकी दें मेरा कोई ऊपर असर नहीं होगा, मेरा कोई पोल नहीं खोल सकते। लेकिन मेरा ये जो साधन की सीमा है उसके अंतर्गत मुझे काम करना होगा। कल मैं कोई पद में आ जाऊं तो फिर मैं तो फिर सब पूछ सकते हैं। मैंने तो जब एक ज़माने में किया था, वो था जब रामकृष्ण हेगड़े हमारी चीफ मिनिस्टर थे, मैं पार्टी का महामंत्री था, तब भी मैंने उनके ऊपर केस डाली, तो सब लोगों ने कहा ये क्या, तो अपने लोगों के ऊपर ही केस डाल रहे हो, ये तो अपने साइड पर ही गोल डाल रहे हो। इस तरीके से भी लोग कहते हैं, लोग दोनों तरफ बात करते हैं। मैं नहीं करूँगा तो कहते हैं क्यों नहीं करते हो, और मैं करूँगा तो कहते हैं कि अपने लोगों का ही कर रहा है ये अपना। मैं तो ये जिम्मेदारी का सवाल है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पर केस डालें। लेकिन देश की आज की जो स्थिति है उसको देखकर आपको लगता है कि मध्यावर्ती चुनाव आ सकते हैं 2014 से पहले ही? आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार कुछ कर नहीं सकती। ये सरकार के पास ना कुछ आइडियाज़ हैं और इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अपने बचाव में ही लगे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जैसे थर्ड फ्रंट पूरा बन जाएगा और मुलायम सिंह का नाम घोषित हो जाएगा तो वो विड्रॉ कर देंगे, उसके बाद ये सरकार टिक नहीं सकती। लेकिन मुलायम सिंह तो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, क्योंकि उनका थर्ड फ्रंट बना नहीं है, वो बन जाने के बाद वो कर देगा। आप सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं, मैं क्यों करूँ, बहुत मेरा मित्र तो है ही, बहुत पुराना मित्र है। मैं तो एनडीए में हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन 2014 के पहले तो कुछ भी थर्ड फ्रंट बनता है तो कोई भी पार्टी सपोर्ट कर सकती है, आप भी सपोर्ट क्यों नहीं करते? मैं तो, मेरा जो सैद्धांतिक रूप से बीजेपी से निकटता ज़्यादा है, पुराना जनसंघी भी हूँ, तो इसलिए। कहीं यही तो कारण नहीं है कि आप बीजेपी के खिलाफ केस नहीं उजागर करते उनके? नहीं, मैंने कह दिया है कि मेरे पास वो समय नहीं है। मुझे आप पद में बैठा दीजिए और फिर कहिए कि बीजेपी पर केस डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। लेकिन आपको सिनारियो देखकर लगता है कि एनडीए आ सकती है सत्ता में? एनडीए तो आ सकती है यदि हम दो विषयों पर जोर देंगे। एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और विश्वसनीयता पैदा करके, और दूसरा है कि मेरी राय में जो देश के सामने जो खतरे हैं उसके लिए हमारी देश में
एक पुनरुत्थान लानी चाहिए और ख़ासतौर हिंदुओं के एकत्रित करने के लिए हम प्रयास करनी चाहिए। जब यदि हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये मुस्लिम का तुष्टीकरण बंद हो जाएगा, वो राष्ट्र के हित में है। तो ये दोनों कहेंगे तो मुझे लगता है कि एनडीए को बहुमत मिल जाएगी। आप गुजरात में कैंपेन करने वाले हैं? नहीं, मैंने कैंपेन कर चुका हूँ। मैं पिछले 2 महीने से गुजरात में हर सैटरडे संडे गुजरात में, मैं पिछले संडे में राजकोट में था, उसके पहले सूरत में, उसके पहले वडोदरा में। तो मेरा तो कैंपेन जारी है। वहाँ के अखबारों में तो खूब छपता है, परंतु आपका ध्यान में कम आता है, परंतु आपका TV9 तो वहाँ दिखता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनडीए की सरकार आती है तो क्या नरेंद्र मोदी को सभी पार्टी सपोर्ट करेगी पीएम के तौर पर? मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि एनडीए में कई काबिल लोग हैं, वो सब बन सकते हैं। तो अभी किसका नाम तय होगा ये मैं नहीं कह सकता। आप सपोर्ट करेंगे उनको? मैं तो जो भी एनडीए तय करेगी उसको सपोर्ट करूँगा। नरेंद्र मोदी तो मेरा मित्र हैं और वो काबिल व्यक्ति हैं, ये भी जानता हूँ, पर आखिर में एनडीए के सपोर्ट चाहिए ना। वो भी ऐसे ही हैं, वो एनडीए उनको नहीं सपोर्ट करेगी तो वो भी जो एनडीए तय करेगी उसी को सपोर्ट करेंगे। आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, देश की सिचुएशंस को आप काफ़ी गहराई से जानते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस को। जो एलपीजी का जो फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, आपको लगता है कि ये फैसला टाल सकती थी सरकार? नहीं, अवश्य टालना चाहिए था, इसको तो लेना ही नहीं चाहिए था। ये तो हमारी इस सरकार की दिवालीपन का परिचय है। आखिर में अब केरोसिन हो, गैस हो या पेट्रोल हो, इसका अधिकांश तो टैक्स है। टैक्स को हटा दो। अब पेट्रोल आपको ऑयल कंपनीज की मुनाफा को जोड़कर, पेट्रोल पंप की कमीशन को जोड़ करके 34 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ पर 76 रुपये में बेच रहे हैं। और वो कहते हैं कि टैक्स हटाने तो साधन कैसे आएगी, तो नीलाम कर दो। कोयला का नीलाम हो जाएगा तो आपको 11 लाख करोड़ मिल जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम में आपको 7 लाख करोड़ मिलने वाली है। तो साधन की कोई कमी नहीं है। ये सब करने नहीं चाहते और इसीलिए आम जनता पर इस तरीके से बोझा डाल रहे हैं। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात जारी रहेगी। देखते रहिए एनकाउंटर। एनकाउंटर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। 2G घोटाले में भी आपने PIL सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर फाइल की थी। आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं चिदम्बरम को पूरी तरीके से बचा रही है, क्योंकि आप ही ने उजागर किया था कि चिदम्बरम का किस तरह का रोल रहा है? जी, वो तो कोर्ट ने भी माना है कि चिदम्बरम और राजा ने मिलकर के फैसला किया, लेकिन कोर्ट ने मुझसे कहा कि आप ये सिद्ध करो कि वो आपराधिक मंशा से किया। मेरा आर्ग्यूमेंट है कि प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में आपराधिक मंशा की आवश्यकता नहीं है। अब मर्डर में ज़रूरत होती है, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई सामने आ जाए, उसको मैं मारता हूँ, मर जाता है, तो वो मर्डर नहीं कहा जाता है, क्योंकि मेरी मंशा नहीं थी उसको मारने के लिए। तो वैसे ही यहाँ करप्शन में ये मंशा की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे राष्ट्र का नुकसान हुआ, जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो वो भ्रष्टाचार है। और इस पर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको मैंने गलत समझा, क्योंकि मैंने जो तर्क दिया उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की, जो मैं बोला ही नहीं उस पर उन्होंने टिप्पणी की। तो मैंने रिव्यू को मांगा है, रिव्यू आएगा। चिदम्बरम को तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो सबसे भ्रष्ट मंत्री है। ईवीएम मशीन को लेकर भी आपने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में? आधुनिक स्टेज में है, अंतिम फैसला हो सकती है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ATM में वो रिसीट देते हैं, वैसे मैं बटन दबाऊंगा तो मुझे रिसीट मिलनी चाहिए। और ये अनिवार्य भी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अनुसार। तो मुझे लगता है कि कोर्ट में मुझे जीत होनी चाहिए, और ये आवश्यक है हमारे देश में। वैसे आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, जापान, ये कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग नहीं करते, वो सब बैलेट पेपर में चलते हैं। हमारे देश में क्यों नहीं बैलेट पेपर में होना चाहिए? इसमें तो थोक में बेईमानी हो सकती है। पहले तो जब बैलेट पेपर में फुटकर में होती थी, एक पोलिंग बूथ में हो गया ऐसा, और दिखता था। यहाँ तो दिखता भी नहीं है और थोक में हो जाता है। 2014 में ऐसा कहा जाता है कि
कांग्रेस अपनी तरफ से राहुल गांधी का नाम अनाउंस करे? आपको लगता है उनके लिए मुमकिन होगा पीएम बनना? क्योंकि आप ही का बयान आया था कि वो नहीं बन सकते। नहीं, वो नहीं बन सकते, कानूनी तौर पर नहीं बन सकते, क्योंकि वो सिटीजन, जब ये पैदा हुए थे माँ इटालियन सिटीजन थी, और इटालियन सिटीजन, इटली के लॉ में, कानून में जो कोई इटालियन माँ है तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाता है। सोनिया गांधी ने इटालियन एम्बेसी को चिट्ठी लिखा था कि मेरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम है RAUL, राहुल विंची, VINCI। इसी नाम पर उसके पासपोर्ट भी बनी है, और इसी नाम पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसने जब थोड़े दिन के लिए प्रवेश किया तो उसने इसी नाम पर उसने एडमिशन भी ली थी। तो वो बन नहीं सकता, इसीलिए माँ भी नहीं बन सकती थी इसी कारण से। तो उसका भी रोका गया, इसको भी रोका जाएगा। बट तो ये आपने किसी बात पर उनकी टिप्पणी करते देखा? आज इतने बड़े घोटाले हुए हैं, कुछ कहना चाहिए, कुछ नहीं कहते हैं। लंदन में बैठे हैं, आज ये आए हैं वो मीटिंग अटेंड करने के लिए, और वह पार्टी में उनका पद रह सकता है, बट देश के बागडोर संभालने के लिए उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनने वो जाएंगे तो क्या आप रोकेंगे? जैसे सोनिया गांधी के बारे में आपने चिट्ठी लिखी थी कलाम को। मैं इसके भी मैं करूँगा, जरूर कोर्ट में जाऊँगा तो कोई वो सवाल नहीं है। लेकिन आपने तो जब राष्ट्रपति उस वक्त अब्दुल कलाम थे तब आपने कहा था उनको कि ये इटालियन है इसलिए नहीं बन सकती, लेकिन उसके बाद उन्होंने किताब में कुछ अलग ही लिखा कलाम ने। अभी हाँ, कुछ मजबूरी के कारण लिखा होगा, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता प्रत्यक्ष लोग उपस्थित थे। सोनिया, मैं सब कहता हूँ कि कलाम को भी मत सुनो, मुझे भी मत सुनो। मैं एक ही बात कहता हूँ कि 5 बजे मई 17 तारीख को चिट्ठी लिखी थी अब्दुल कलाम ने कि आपको 5 बजे आकर के दावा करना है, और उसने सारे MPs को बुला ली 5 बजे के पहले, साथ चलेंगे। और उन्होंने 340 चिट्ठियाँ भी दे दी, जिसमें सबने लिखा है कि मैं फलाना निर्वाचन क्षेत्र से विजय प्राप्त करके आया हूँ और मैं सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। सोनिया गांधी ने भी एक चिट्ठी लिख दी, मैं रायबरेली से जीत कर आई हूँ, मैं सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। तो सब तैयारी थी, माँ बेटा सब, माँ बहनों सबको बुला लिया था उसने। तब 3:30 बजे कलाम ने चिट्ठी नहीं लिखी, जिसको मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक आखिरी 3 वाक्यों को पढ़ा, पूरा चिट्ठी नहीं पढ़ा। वो चिट्ठी को बाहर प्रकाशित कर दे। आप जाके अपना, पता नहीं आप उस समय आपकी टीवी थी नहीं थी, तो आप जाकर देखिए 17 मई की आप रील्स देखिए, उसमें दिखेगा मनमोहन सिंह एक चिट्ठी पढ़ रहे हैं। वो चिट्ठी कहाँ है, उसको क्यों नहीं बाहर निकालते? तो किस मजबूरी से इन्होंने ऐसी किताब में लिखी मैं नहीं जानता, परंतु वो उन्होंने सही नहीं बोला है। कलाम से बात हुई बाद में इस बारे में? नहीं, बात नहीं हुई। इसके पुस्तक पढ़ने के बाद तो हमें लगा कि पॉइंटलेस है बात करने के लिए। प्रधानमंत्री तो आपके अच्छे मित्र रहे। हाँ, मैं जो अच्छे मित्र बहुत मानता हूँ उसको। क्या कहेंगे आप? लोग कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे जिस तरीके से देश को प्रगति करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। नहीं हो। कभी आपने अपने मित्र को नहीं कहा इस बारे? मैंने कहा, मुझे पता है उसकी मजबूरी क्या है। वो सोनिया गांधी उसको काम नहीं करने देती है, यही तो प्रॉब्लम है। ये कहाँ, इसके पास हिम्मत नहीं है, ये विद्रोह नहीं कर सकता, ये जीवन में कभी विद्रोह नहीं किया, ये ऐसा ही है। ये बाबू के लिए बहुत अच्छा है, बट प्रधानमंत्री के लिए एक साहस होनी चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए। वो सोनिया गांधी के विपरीत नहीं बोलेगा, करेगा नहीं। और जब भी कुछ फैसला करता है तो सोनिया गांधी उसको उल्टा कर देती है। जैसे स्पेक्ट्रम को नीलाम करने के लिए उसने राजा को लिखा, सोनिया गांधी ने राजा को कहा नहीं करने की ज़रूरत है। कोयले में भी ऐसे ही किया। तो क्या करेंगे, दयनीय स्थिति है उनकी, इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक्स मैगज़ीन हो या टाइम मैगज़ीन हो, जिस तरीके की बातें छपी जा रही है प्रधानमंत्री के बारे में, इसके कारण तो देश की छवि खराब हो रही है। हाँ, बिल्कुल। उसकी ज़्यादा तो प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। और विदेशों में कुछ भी छपे वो मैं तो परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं कई साल विदेशों में रहा। ये सब बदल सकते हैं। कल
कोई दूसरा पॉलिसी बदल देंगे तो ये कौन सी छवि है? छवि तो होनी चाहिए जब आपकी विकास हो रही है। अब तो विकास नहीं हो रही है तो बिगाड़ने दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे तो यही लोग दोबारा बदल जाएंगे। लेकिन आप अपनी पार्टी को ज़्यादा एक्सपांड क्यों नहीं कर पाए? देखिए, पार्टी को एक्सपेंड करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। आज हमारे देश में लोग दान बहुत कम देते हैं। वो ज़माना चले गया जब महात्मा गांधी हाथ बटाते थे, लोग पैसा डालते थे। आज लोग कहते हैं कि मेरा फाइल पड़ा हुआ है, उसको दे दो, उसका मैं एक कमीशन दे दूंगा। इस तरीके की बात चलती है, उसमें भ्रष्टाचार पैदा होता है। मैं ईमानदारी से काम करना है तो मैं पार्टी छोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा खर्चा तो हम लोग दे देते हैं, परंतु बड़े पैमाने पर मान लीजिए 1-2 करोड़ रुपए एक पार्लियामेंट सीट के लिए खर्च करना है तो मुश्किल है। हम 4-5 सीट ही लड़ा सकते हैं ऐसे, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो परंतु मैंने ये देखा कि आज तो सब गठबंधन की सरकार बन रहे हैं। मैं 2 बार मिनिस्टर रहा, 1 MP होते हुए, तो मुझे पता है कि मैं MP बनूंगा तो सरकार की हिस्सा बन जाऊंगा। वैसे भी हम समझते हैं कि आज NDA में है तो इधर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है कि मेरा पार्टी बड़ा है छोटा है, उसके हिस्सा में हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी एक्सपांड करते हैं तो किंग मेकर भी तो बन सकते हैं ना? नहीं, किंग मेकर हम कई बार किंग मेकर बने। चंद्रशेखर को तो मैंने ही बनाया था, और नरसिम्हा राव की मेजॉरिटी मैंने ही दिलाया था, और नरसिम्हा राव के मोरारजी देसाई के काल में भी हम उनके बिल्कुल स्तंभ थे। तो ये पार्टी के बनने की जरूरत नहीं। कल मान लीजिए बीजेपी कहें कि जनता पार्टी का विलय हो जाए तो फिर हम बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे, वो तो बड़ी पार्टी है। अब विलय करेंगे? मैं पुरानी जनसंघ हूँ तो विलय होना कोई आश्चर्य नहीं होगा, बट होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। ऑप्शन खुले हैं। नहीं, वो बातचीत करके होगी, उसमें फिर मैं कहाँ फिट होऊंगा। मैं तो बड़ा सीनियर आदमी था जनसंघियों में, मेरा सीनियरिटी आडवाणी के बाद बनती है, तो फिर वहाँ कैसे फिट होंगे वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी में आजकल इतनी लड़ाई क्यों चल रही है? ये तो मैं नहीं जानता। PM पद के दावेदार के तौर पे जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी का नाम आता है, उनका दूसरा कोई सुषमा स्वराज का नाम लेता है, तीसरा आडवाणी का नाम लेता है। और चलने दीजिए, उसमें उससे ज़्यादा कोई बाद में ठीक हो जाएगा। जब आपकी पार्टी का विलय होगा तब? नहीं, हमारी पार्टी विलय होगा तो हम तो बल देंगे ही, बट मैं समझता हूँ कि हमारे देश में ये जो क्रेज़ है कि एक नाम दो, वो नहीं होना चाहिए। वो 4-5 नाम चलने दीजिए और इलेक्शन के बाद किसी को चुनेंगे। लेकिन आपको लगता है इतना आसान होगा NDA के लिए ये चुनाव? मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय पुनरुत्थान, ये 2 बात पर हम देश को पूर्ण बहुमत ले सकते हैं यदि इसकी हवा बनाएंगे तो। अब वो जल्दी करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। अभी टाइम है, जितना जल्दी कर सकते हैं करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कोयला घोटाला सामने आया है। अजीत पवार ने इस्तीफा भी दे दिया है इसको लेकर। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है कांग्रेस NCP जो है, इतने सारे घोटाले हुए लेकिन सेना BJP स्ट्रांग ना होने के कारण उनको फ़ायदा मिल रहा? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि स्ट्रांग नहीं। अभी बॉम्बे के म्यूनसिपल इलेक्शन में सेना तो दोबारा जीत गई, और ऐसा तो नहीं लगता है। कांग्रेस तो बहुत दुर्बल है, इस बार महाराष्ट्र में जीत नहीं सकती। सेना BJP जीतेगी। बाला साहेब ठाकरे के साथ आपके रिलेशन कैसे? बहुत पुराना है, बहुत अच्छे हैं, और हम 1984 में 1984 में विजयदशमी दिन में उनके साथ हमने मीटिंग की। वो तो बहुत हमारे पुराने मित्र हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर सेना MNA साथ में आती है तो जो वोट डिवाइड हुए हिंदू वोट, वो एक साथ में हो सकते हैं? वो तो इन दोनों को तय करना पड़ेगा। वैसे जो राज ठाकरे की बात है, मैंने जो समझा है उससे तो लगता है कि वो यानी बाकी सब इश्यूज़ में वो राष्ट्रवादी स्टैंड लेते हैं, पर एक स्टैंड है, वो कहते हैं कि यूपी में से 7-8 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, परंतु उनके लोग हमारे प्रदेश क्यों आते हैं? हमारे लोग उसके प्रदेश जाना चाहिए।
ऐसा यूपी डेवलप होना चाहिए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो कई वहाँ के 2-3 डिस्ट्रिक्ट से ऐसे लोग आते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यहाँ करते हैं, तो वो उनका कोई ऐसा कोई पृथकवाद का माइंड नहीं है। वो ज़्यादातर महाराष्ट्र की जनता की कोई उनका जो मूल बात है उसको रखने के लिए है। वो ये भी नहीं कहते हैं कि मद्रासी होना नहीं चाहिए, क्योंकि मद्रासी गुजराती, वो कहते हैं कि यहाँ वो हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं। यूपी से उन्होंने निशाना इसीलिए बनाया है क्योंकि इस 2 कारण से कि हम प्राइम मिनिस्टर्स यूपी में बनाते हैं और उनके लोग यहाँ नौकरी के लिए आते हैं, और वहाँ से ऐसे एलिमेंट्स भी आते हैं जो क्रिमिनल हैं, तो उनकी बात को अकोमोडेट की जा सकती है। स्वामी जी, एनकाउंटर में बात करने के धन्यवाद। तो ये था आज का ये एनकाउंटर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए और देखते रहिए TV9।